आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे होते तो वो निश्चित रूप से दुखी होते, और इसलिए दुखी होते कि उनका पुत्र एक अक्षम सरकार का अगुआ बना बैठा है। और इसके लिए अगर ये कहा जाए कि जो विद्यार्थी कभी स्कूल में ना गया हो उसको कॉलेज का प्रिंसिपल बना देंगे, तो यही स्थिति होगी जैसी अभी होती है। अपनों के लिए प्रवासी संदेश ने शुरू किया है नया सेगमेंट अपने लोग। इसमें हम समाज के विभिन्न वर्ग के विशिष्ट लोगों से जानते हैं उनके मन की बात। प्रवासी समाज की प्रमुख हस्तियों के साक्षात्कार अखबार में प्रकाशित करने के साथ ही प्रवासी संदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्हें आपसे रूबरू कराते हैं। अपने लोग सेगमेंट में आज हम बात करेंगे मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा से। पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अमरजीत मिश्रा को महाराष्ट्र भाजपा में उत्तर भारतीय समाज के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। उनसे बात कर रहे हैं प्रवासी संदेश संवाददाता शुभम पांडे। आप भी जानिए अमरजीत मिश्रा के विचार। नमस्कार, प्रवासी संदेश ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम अपने लोग में आज हम आपको बुलाएंगे मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा जी से। अमरजीत सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवासी संदेश को समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल कि सर, आप खुद पत्रकार रह चुके हैं। वर्तमान में जिस तरह से जो पत्रकारिता का दौर चल रहा है, कितनी फर्क आ चुकी है जब आप पत्रकार थे और मौजूदा समय में? देखिए, परिवर्तन तो समय का नियम है कि जैसे जैसे समय बीतेगा परिवर्तन आएगा। काल भी मांगता है परिवर्तन। ऐसे में पत्रकारिता में भी वही परिवर्तन आए जो पहले समय के अनुसार जितने परिवर्तन आने चाहिए थे। और ये स्वाभाविक रूप से कि जब समाज में अलग अलग ढंग से लोगों का ह्रास हुआ है, ऐसे में थोड़ा पत्रकारिता का भी ह्रास हुआ है निश्चित रूप से। लेकिन आज भी समाज के विभिन्न विभागों में जितना पतन हुआ है, पत्रकारिता आज उतनी ही सक्षम है। नहीं तो मुझे लगता था समाज की जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो और प्रबल हो जाती। लेकिन सर, जिस तरह से पत्रकारों पर हमला हो रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, कानूनी दांवपेच खेले जा रहे हैं, उस पे आप किस तरह से, क्या आपके ज़माने में जब आप पत्रकारिता करते थे राजनीति में आने से पहले, क्या उस समय भी इस तरह के दौर हुआ करते थे? देखिए, ये स्वाभाविक है कि सत्ता जो है वो सत्य बोलने से रोकती है लोगों को। और ऐसा जब जब हुआ है, इसको इस आपातकाल का मुकाबला समाज के लोग डटकर करते रहे हैं। ऐसे 77-75 में जब हुआ तब भी समाज के लोग बड़े पैमाने पर सामने आए। मुझे लगता है कि आज भी ऐसी जब भी इस तरह का हमला पत्रकारिता पर या व्यक्ति स्वातंत्र्य पर होता है तो लोग सामने आते ही हैं। और आप इसका नज़ारा देख चुके हैं कि अर्णब गोस्वामी से जो लोग सहमत नहीं थे वो लोग भी इस कृत्य की भर्त्सना किए कि आखिर महाराज सरकार पर कोई भी बात बोलने पर वो सरकार तिलमिला जाती है, पुलिस का दुरुपयोग करती है और वो एक पत्रकार को जेल की सलाखों पर भेजती है, उसके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करती है और साथ ही साथ इस तरह से करती है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। तो जो लोग अर्णब गोस्वामी की भाषा से ताल्लुक नहीं रखते होंगे या मुतमईन नहीं होंगे, वो लोग भी इस बात की भर्त्सना कर रहे थे, क्योंकि विचारों का विरोध विचारों से किया जाना चाहिए। सर, एक और सवाल है कि आप उत्तर भारतीय को ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो देना चाहते हैं, और लेकिन उत्तर भारतीय आज भी अपने आप को उस तरीके से नहीं ढाल पाए जिस तरह से वो अपने वतन, अपने प्रदेश में ढालते हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी उत्तर भारतीय हैं उनके साथ अन्याय होते हैं। क्या कुछ आगामी दिनों में आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से उनके लिए सक्रिय मोर्चा किया जाएगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई उत्तर भारतीयों को तवज्जो नहीं देता, बहुत तवज्जो देता नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आप अपीजमेंट ना करें, सबका तुष्टीकरण किसी का न करें, लेकिन आप अवहेलना न करें। आज वर्षों वर्ष उत्तर भारतीय समाज के साथ अवहेलना होती रही है। आप उसके ट्रेन के मुद्दे पर देख लें, उनको सड़क पर बैठने वाले फेरी वालों के मुद्दे पर, क्योंकि ये श्रम संस्कृति के वंशज हैं। और ये श्रम संस्कृति के वंशज जब मेहनत करते हैं और मेहनत करके कुछ पाना चाहते हैं, तो सरकार हो या सत्ता संगठन हो, वो जब उसको रोकती है, मुझे लगता है कि ये सत्ता का दुरुपयोग है।
और हम जिस उसमें विश्वास करते हैं विचारधारा में, वो विचारधारा है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। जब तक सब समाज को लेकर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि उत्तर भारतीयों के साथ ही दृष्टि से देखने वाले लोग वो पतन की राह पर गए हैं। और आप जब जब देखेंगे कि किसी भी उत्तर भारत के व्यक्ति की अवहेलना हुई है, क्योंकि गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित के साथ जब भी अन्याय होगा तो उसका श्राप लगता है। और कालांतर में और आगे आप देखेंगे, पिछले दिनों भी हमने देखा है कि जिन लोगों ने निहत्थे उत्तर भारतीयों पर, जो लोगों ने निष्पाप लोगों पर जब जुर्म किया है, तो उनको भोगना पड़ा हुआ है। जी। लेकिन सर, आपने कहा कि इस वजह से आपके ऊपर भी आपको धमकियां मिली हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, स्थानीय पार्टी की बात करूं तो उत्तर भारतीयों के मसले पे आपको धमकियां भी मिली हैं कि आप उनके समर्थन में ना आए। नहीं, देखिए, अभी प्रवासी भारतीयों को जब इस पैंडेमिक सिचुएशन में ट्रेन देने की बात हुई, तब भी उनके साथ इस तरह का दुराग्रह किया गया और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनको लेने से मना कर रही है, जबकि ऐसा सत्य नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने प्रवासी उत्तर प्रदेशियों को लेने के लिए नोएडा के बॉर्डर पर गए और दिल्ली से बस से उत्तर प्रदेश के उनके घर तक पहुंचाए। ऐसे मुख्यमंत्री पर जब महाराष्ट्र की सरकार ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को बिहार की सरकार लेने से मना कर रही है, दरअसल वो उनको नाम नहीं दे रहे थे और रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे। जो एक उन्होंने क्राइटेरिया किया था, उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, नवाब मलिक जैसे मंत्री, इस बात का भ्रम फैला रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि कोरोना टेस्टिंग के बाद जो लोग कोरोना नहीं हुआ हो, ऐसे लोगों को ही भेजे। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक पैमाना बनाया गया था कि जिन लोगों को कोरोना के काल में क्या क्या सिचुएशन से गुजरना चाहिए, उसका एक लेखा जोखा भेजा जाए और उसकी लिस्ट भेजी जाए, कौन से जिले में कौन रहता है, उनको जाने के बाद वहाँ क्वारंटीन की व्यवस्था की जाए। ऐसे लोगों की लिस्ट सरकार मुहैया नहीं करा रही थी। केंद्र सरकार उनके आग्रह पर तब ट्रेन देती। ऐसे समय में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रवासी उत्तर प्रदेशियों को उनके गांव जाने के लिए, क्योंकि देखिए, जब आफत आती है तो सबसे ज़्यादा शिद्दत से उसके घर की याद सताती है। उसको लगता है कि मैं अपने घर जाऊंगा तो सुरक्षित रहूंगा, अपने परिवार में सुरक्षित रहूंगा। ऐसे में हमने उनको ट्रेन उपलब्ध कराने की कोशिश की। बड़ी संख्या में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी की वजह से ट्रेन उपलब्ध हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की इनिशिएटिव लेने के वजह से बहुत लोगों को ट्रेन। तो ऐसे में निश्चित रूप से कुछ असामाजिक तत्वों ने कहा कि भाई, तुम उत्तर भारत के लोगों के लिए ज़्यादा आगे आ रहे हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं इसे धमकी से ज़्यादा द्वेष मानता हूँ कि ये द्वेषपूर्ण बात थी और इसलिए कोई उत्तर भारत का छोटा आदमी भी इस बात के लिए डरता नहीं है। सर, अब थोड़ी राजनीति की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर अब कानून बना दिया है, तो किस तरह से उनके फैसलों को इस बार देखते हैं और योगी आदित्यनाथ की छवि को देश भर में किस तरह से आप उनके नजर करते हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नागरिक जहाँ जहाँ रहता है वो गर्व से उसकी छाती तनी हुई है, मस्तक तना हुआ है। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सर्वाधिक लोकप्रिय पूरे देश में है। पूरे देश में 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश के साथ साथ 135 करोड़ भारत की जनता के भी वो दुलारे हैं। उसका कारण यह है कि आज कोरोना काल में जब मुख्यमंत्री अपने घर में दुबके पड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ऐसे में योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते रहे, प्रवासियों को बोलते रहे कि आप उत्तर प्रदेश आओ, आपका स्वागत है, आपको रहने खाने की व्यवस्था मुफ्त में की जाएगी छठ तक। और ऐसे में उनका लोकप्रिय होना स्वाभाविक था और इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश की आन बान शान के प्रतीक बन गए हैं। मोदी जी को किस तरह से देखते हैं? क्या जिस तरह से उनकी जो लहर थी वो अभी भी बरकरार है और क्या मोदी जी के बाद योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं उनके टर्म के बाद? देखिए, अगले का तो प्रश्न नहीं होता। इसलिए अगले का प्रश्न नहीं होता कि अभी जो व्यक्ति है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है और बहुत लंबे वर्षों तक चलने वाला व्यक्ति है। ऐसे में मैं उनकी लोकप्रियता का एक ही आलम बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की माताओं ने, जो बहुत बुजुर्ग थी, उन लोगों ने एक
वीडियो जारी किया था जिसमें उनसे पूछा जा रहा था कि आप मोदी के काहे वोट देबू, तो वो बताती थी कि मोदी हमें सिलेंडर दहलन, मोदी हमें जनधन अकाउंट दहलन, मोदी हमरा के 6,000 रुपया साल भरे के दहलन, तब मोदी के न दे तक आप तोहरा के वोट दे। ये जो वीडियो आया, ये वीडियो ने संदेश दिया कि मोदी भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ व्यक्ति नहीं रह गए, अब मोदी भारतीय जनमानस के प्रतीक पुरुष हो गए हैं। गांव गांव की माताएं उनके अंदर अपना पुत्र देखती हैं। मोदी जी के अंदर लोगों को अपनापन दिखाई पड़ने लगा है। मोदी अब देश काल परिस्थिति के एक जन नेता बन गए हैं और इसलिए भावनाओं के आधार पर जिस तरह से मोदी जी ने जनमानस से अपना रिश्ता कायम किया है, मुझे लगता है कि यही कारण है कि बड़े पैमाने पर उनकी स्वीकार्यता हुई है। सर, आखिरी सवाल जाते थे कि महाराष्ट्र की सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं, जो 3 पार्टियों की 3 पहियों की सरकार चल रही है, ऐसे में किस तरह से 1 साल के उनके विकास कार्यों को देखते हैं, क्योंकि लॉकडाउन सबसे बड़ा उनकी अग्नि परीक्षा थी। लॉकडाउन में जिस तरह से जो सरकारें काम की, ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी सभी राज्यों के लिए। देखिए, 1 वर्ष सरकार के हुए हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार के, महाआघाड़ी सरकार के 1 साल हुए, उनके पास कहने के लिए विकास का एक कार्य नहीं है। जितने विकास के कार्य इस शहर में चल रहे थे या इस महाराष्ट्र में चल रहे थे, वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने चलाए थे। उन सारे तमाम फैसलों को पलटने का काम किया, स्टे सरकार किया गया, स्थगिति देने वाली सरकार। जितने विकास के काम हो रहे थे, अब हम मेट्रो की बात करें या किसानों की बात करें या किसी भी सड़क के चौड़ीकरण की बात करें, ऐसे तमाम विषयों पर सरकार निष्फल रही है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में पूरे देश में जितने पेशेंट हुए, सबसे ज़्यादा रोगी, तो वो महाराष्ट्र में हुए। जितने रोगी महाराष्ट्र में है, उससे भी ज़्यादा कहीं मुंबई में हुए। ऐसे में कभी कभी हमें शर्म आती है कि जब सरकारों को चाहिए था कि कोरोना के लिए कोई नियम बनाया जाता, कोरोना के लिए अस्पताल बनाए जाते, तो अस्थायी अस्पताल के नाम पर घोटाले किए गए, कई 100 करोड़ की घोटाले किए गए, उसका पर्दाफाश भी विपक्ष ने किया। ऐसे में मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे होते तो वो निश्चित रूप से दुखी होते, और इसलिए दुखी होते कि उनका पुत्र एक अक्षम सरकार का अगुवा बना बैठा है। और इसके लिए अगर ये कहा जाए कि जो विद्यार्थी कभी स्कूल में ना गया हो, उसको कॉलेज का प्रिंसिपल बना देंगे, तो यही स्थिति होगी जैसी अभी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पर अमरजीत मिश्रा जी का कहना है कि जो विद्यार्थी कभी स्कूल गया हो और कॉलेज ना जाओ, उसी को प्रिंसिपल बनाकर बैठा दिया गया। यही हाल है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीतम सिंह के साथ शुभ पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे होते तो वो निश्चित रूप से दुखी होते, और इसलिए दुखी होते कि उनका पुत्र एक अक्षम सरकार का अगुवा बना बैठा है। और इसके लिए अगर ये कहा जाए कि जो विद्यार्थी कभी स्कूल में ना गया हो, उसको कॉलेज का प्रिंसिपल बना देंगे, तो यही स्थिति होगी जैसी अभी हो रही है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।